अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सुप्रीम कोर्ट बार की 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सानिया 9 मई मज़म्मत, कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ती हुई नज़र आ रही है। और कराची से इस वक्त आज जनाब इमरान साहब ने भी एमपीए हैं, उन्होंने भी लाताल्लुकी का इजहार किया। इससे पहले हमने देखा अली जैदी साहब ने भी, और न सिर्फ कराची बल्कि कियानी साहब ने कल ऐलान किया था। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये टॉप लीडरशिप की तरफ भी जाएगा। क्या ये दबाव का शिकार हैं या मुल्क की मोहब्बत में और पाक फ़ौज की मोहब्बत में ये सब कुछ हो रहा है? कोई सियासत छोड़ रहा है और कोई पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा है। सिंध में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, MPs MNAs। वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं। इस तरह होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह के वाक़यात सानिया 9 मई हुआ उसके बाद जो गम और गुस्सा पाया जा रहा है आम आवाम में भी, और ख़ास तौर पे सियासी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर भी, तो उसका जो रद्दअमल है वो अब सामने आप सबके सामने है। दूसरी तरफ मुल्क भर में पाक फ़ौज के हक़ में रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। और ज़ाहिर है जो इमलाक थी, ख़ास तौर पे फ़ौजी इमलाक, उनको नुकसान पहुँचाया गया। कोई भी पाकिस्तानी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके ऊपर मज़म्मत, भरपूर मज़म्मत होनी चाहिए थी। जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ तो हो ही रही हैं, उनको सज़ा भी मिलेगी, कैफ़े किरदार तक भी पहुँचेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ख़ास तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक मज़म्मत नहीं आई। और इसके ऊपर आज जनाब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि खान साहब को मज़म्मत करनी चाहिए, और न सिर्फ मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि तहकीकात भी होनी चाहिए। और इस वाक़े में जो मुलव्वस अफराद हैं उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बहुत अच्छा होता कि ये बयान खान साहब बहुत पहले दे देते और शायद डैमेज जितना ना होता जितना आज हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। और आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ये हल नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को साइड लाइन करना। और पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर इनफैक्ट उससे पहले भी, तो इसका कोई रिज़ल्ट इस तरह तो नहीं निकला। जो हालात हैं वक्ती आप फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन चीज़ें बैक बाउंस होती हैं। कट टू साइज़ करने की कोशिश की गई और बाद में हमने देखा कि वही जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो दोबारा उन्होंने जन्म लिया और भरपूर किस्म की हुक्मरानियाँ भी की। इस पूरे अमल में जो एक चीज़ है वो है इस वक्त आम आवाम और महंगाई, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। और कानून की बालादस्ती की बात वैसे तो हो रही है, लेकिन मुल्क में इस वक्त किसी भी जगह आपको कानून नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे क्या इस पूरे अमल में जो कशीदगी है उसमें कोई कमी आएगी, और PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इस को संजीदगी से ले भी रही है या नहीं। चूँकि इस वक्त बेनिफिशरी हमें वसाए तो PDM हुकूमत ही लग रही है। लेकिन जितना कुछ हो चुका है इसके बावजूद कुछ हल्के ऐसे हैं जो बड़े एक्टिव हैं, और कुछ मुलाकातें पिछले 2-3 दिनों में हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें थी। इस कशीदगी में कमी करने की कोशिश की जा रही है। बाहर से भी प्रेशर आ रहा है और दोस्त ममालिक भी अपना इनपुट दे रहे हैं। देखना यह है कि इस पूरी सूरत हाल में अगले जो 2-4-6 दिन है उसमें बेहतरी आएगी, और बेहतरी आए वही पाकिस्तान के लिए अच्छी है। कौमी इत्तफ़ाक़ राय आपने देखा होगा कि कोर पॉइंटर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर भी ज़ोर दिया गया इस बात के ऊपर कि सरकारी इमलाक को जो और फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उसके जो उसमें मुलव्वस अफराद हैं उनको तो सज़ाएँ मिलेंगी, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर बात करें, आगे बढ़ें। और उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, तो उसके अंदर भी ये बात इंडोर्स की गई और इसके ऊपर ज़ोर दिया गया। हमारे जो सोर्सेज हैं वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि यही वो लाइन है जो पाकिस्तान को आगे ले जाएगी। इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है और इसी के ऊपर दोस्त ममालिक अपना इनपुट भी दे रहे हैं। और कुछ मुलाकातें जो पिछले 2-3 दिन में हुई हैं वो बड़ी मस्बत अब तक हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या
गुंजाइश निकलेगी और ख़ास तौर पे खान साहब का जो रवैया है वो कैसा होगा। ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में फ़हमीदा यूसुफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। फ़हमीदा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़ैन ए सुमरो, कानूनदान हैं और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और तमाम जो एक कानूनी जंग है उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त ओपिनियन रखते हैं। सुमरो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जनाब आसिफ बाजवा साहब, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर में हमें लियाकत शलवानी साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं और सीनियर सियासतदान हैं और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सफारतकार भी हैं, सनतकार भी हैं और सियासतदान भी। फ़हमीदा किस तरह देखती हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर मजम्मत तो खैर बनती ही है और उसके ऊपर बात भी हो रही है। कानून के मुताबिक जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो जितने लोग भी पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया या पब्लिक जो प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुँचाया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं, मजम्मत भी की जा रही है, गिरफ़्तारियाँ भी हैं। इस पूरे माहौल को किस तरह देख रही हैं आप? देखें, वही बात है कि जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और शदीद मजम्मत की जानी चाहिए। मैं इस सूरत हाल को बहुत ज़्यादा संजीदगी से देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंभीर ये सूरत हाल है। जिस तरह से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया है, उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वहाँ पर से जो बात हुई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल सियालकोट गैरिजन में जिस तरह से कहा गया है, और आप ख़ुद मुझे बताएं कि जो शोधा हैं वो उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरी होगी। जो हम पे जो गुजर रही थी वो तो थी, जो शुदा की फैमिलीज़ हैं उन पे क्या गुजर रही होगी, और ऐसे शहीद की फैमिली पे क्या गुजर रही होगी जिसकी शुजात को, जिसकी बहादुरी को दुश्मन ने इंडोर्स किया हो और दुश्मन ने कहा हो कि इसको निशाने हैदर देना चाहिए। आप मुझे ख़ुद बताइए, ऐसी सिचुएशन में इतने गम और गुस्सा, जो खान साहब को इतने वो खुशनसीब हैं कि वो हर तरह से इल्ज़ामात लगाने के बावजूद मुस्तकिल बग़ैर सबूत के कत्ल की साजिश तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने की है, कुछ ऑफिसर्स ने की है, तो साइफ़र तो वो बैरूनी और अंदरूनी साजिश था और इसमें सब मुलव्विस थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वो गद्दार मीर जाफ़र मीर सादिक थे और बहुत कुछ जो कुछ वो करते रहे। अगर उन सिर्फ स्टेटमेंट्स को, मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई और सियासतदान होता तो जितना लेवरेज खान साहब को दिया गया है वो शायद उसको नहीं मिलता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ने 9 मई को भी के वाक़यात की मजम्मत करने के बजाय उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे दोबारा अरेस्ट करेंगे तो इसी तरह का रिएक्शन आएगा। उनको उसकी संगीनी का एहसास ही नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि वो ताहाल, क्या अभी तक उनको एहसास नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता। उनकी अना, उनकी खुदगर्जी, उनकी खुद परस्ती इतनी ज़्यादा है कि वो अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे कि कौमी मुल्की सलामती की तनसीबात को आग लगाना, जलाओ घिराओ, जो उन्होंने 1 साल तक पेनिट्रेट किया है लोगों के जहनों में, तो वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे। और मुझे लगता है कि खान साहब के लिए मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और माजी में हमने देखा कि ये बहुत सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ये सूरत हाल बनी। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल से खान साहब निकल पाएंगे या जिस तरह फ़हमीदा कह रही हैं कि अब वापसी नामुमकिन है। ज़ैन किस तरह देखते हैं कानूनी तौर पे जब हम बात करते हैं इस सारी गिरफ़्तारियों की, सियासी वफादारियों की, और ख़ास तौर पे सानिया 9 मई जो जिस तरह पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, देखिए ये सरकारी इमलाक हों, प्राइवेट हों या फ़ौजी हों, ये असासा होते हैं किसी भी मुल्क का। तो कानून इस हवाले से क्या कहता है, और ख़ास तौर पे जो अब आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ होंगी इसके ऊपर भी रोशनी डालिए, और बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो पामाली भी हो रही है उस हवाले से। 9 मई की जो वाक़यात हैं, स्पेशली जो कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ है और उसके बाद जो प्रेशर आया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कि आर्मी एक्ट के अंडर इनकी ट्रायल्स होंगे, इसके 2 पहलू। एक तो क्या ये मॉरली राइट है या नहीं, और पॉलिटिकली राइट है या नहीं। सेकेंडली, क्या लीगली बनता है या नहीं बनता। हम जितनी भी मजम्मत करें इन दोनों वाक़यात की
लेकिन इन दोनों सवालात के आंसर्स नो है। ना ये मॉरली राइट है कि आप आर्मी एक्ट के थ्रू उसकी ट्रायल्स करें, ना ये लीगली राइट है। मॉरली क्यों नहीं है? वो इस वजह से किसी भी ऐसी रियासत में, और ख़ास तौर पे 21वीं सदी में, जब आप अपने आप को एक फेडरल रिपब्लिक कहते हैं एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, एक न्यूक्लियर स्टेट कहते हैं जिसकी वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज़ हैं इन द वर्ल्ड, उस मुल्क में जो भी हुआ 9 मई को, इट वाज नॉट टेररिज्म, इट वाज राइट्स, इट वाज आर्सन, आप उसको जो भी नाम दें, लेकिन आप उसको दहशतगर्दी, जो प्लान्ड दहशतगर्दी अगेंस्ट स्टेट होती है जी, वो आप उसको नहीं कह सकते। और अगर आप इस डेमोक्रेटिक स्टेट में जो आप चाहते हैं कि दुनिया आपको माने, दुनिया आपको रॉग स्टेट कहती है, क्योंकि आपका टेररिज्म में, बाकी मामलात में रोल ऐसा रहा है कि दुनिया का आपके अगेंस्ट एक डिस्ट्रस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि एक नाम बनाएं इन फंडामेंटल राइट्स, इन अपहोल्डिंग ऑल द वैल्यूज़ ऑफ अ गुड जस्टिस सिस्टम, तो आपको आर्मी एक्ट के बजाय आपके पास और कोर्ट्स हैं, और कोर्ट्स में आपके पास नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं, आपने एंटी टेररिज्म लॉज बनाया अलग से, ATC कोर्ट्स हैं जिसमें स्पीडी ट्रायल्स होते हैं। तो वो तो बात एक जगह अपनी जगह सही होगी कि ये ट्रायल नहीं करना चाहिए, इससे वील अर्न अ बैड नेम। ठीक। अब लीगली मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं कानूनी बंदा हूँ, तो मुझे ज़्यादा परेशानी लीगल इम्प्लिकेशंस की है। मैं बड़ा हैरान हुआ ये प्रेस रिलीज़ देख के ISPR के ख़ास तौर पे कि इनका आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाए, कि मिलिट्री कोर्ट्स की जब बीच में अमेंडमेंट्स आई थी कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो लैप्स हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से। आपके जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, आर्मी एक्ट है सॉरी, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, उसमें लिखा हुआ है कि दोज ऑफिशियल्स जिस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं करता उनको कैसे डील किया जाएगा, और उसमें सिविलियंस को का ट्रायल अलाउ किया गया था अंडर दोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो 2015-17 के बाद एक्सपायर हो चुकी हैं। आपके पास तो लीगल बैकिंग ही नहीं है, और अब जाके अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करेंगे दैट वुड बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें सुमरा साहब जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है उसके अंदर तो प्राइम मिनिस्टर ये इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं कि हाँ ट्रायल्स होने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप बजा फरमा रहे हैं, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू ट्रायल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके पास कोई सेक्शन ही नहीं है कानून में। ठीक, जितनी इनकी ख्वाहिश होगी उतनी किसी और की शायद हमारी भी हो, अगर वो ख्वाहिश भी रख लें तो ख्वाहिशों की बुनियाद पे ट्रायल तो नहीं हो सकता, वो सेक्शन कहाँ से लाएंगे जिसमें ट्रायल करेंगे। ठीक है, ये बड़ा कानूनी नुक्ता है और इस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे। लियाकत शिलवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शिलवानी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बाजवा साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, शिलवानी साहब की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप चूँकि हुकूमत में हैं, इत्तेहादी हुकूमत है आपकी, और ये सारी चीज़ें मजम्मत तो अब हो चुकी है और होनी भी चाहिए, जितनी भी की जाए कम है। तहकीकात होनी चाहिए, ये वाक़यात क्यों पेश आए, मनज़्ज़म साजिश थी या नहीं थी, कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किस किस ने डायरेक्शन दी, क्या इसके ऊपर इनपुट मिला है आपको, ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत इस और वज़ीर दाखिला इस पर क्या कर रहे हैं, और निगरान सेटअप जो है पंजाब का, उनकी भी अच्छी खासी उन्होंने इसके ऊपर तहकीकात की हैं, उनके पास कुछ नंबर्स भी आए हैं कि डायरेक्शंस कहाँ से आ रही थी, क्या और कौन कौन से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलव्विस थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि इस वक्त तक जो गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है या मरकज में PDM की जो गवर्नमेंट है, और इसके बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ ने जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, ये किसी भी शख्स के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जी जिन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करके पाकिस्तान के जो इंतहाई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट थे उनको, और इसके अलावा GHQ रावलपिंडी, लाहौर में कोर कमांडर का हाउस और जिसको जिना हाउस भी कहा जाता है,
इसके अलावा लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने वहां पर एक तोप पड़ी हुई थी, उसको कराची में रेंजर जलाने वालों को, रेंजर की चौकी जलाने वालों को, मियां वाली में MM आलम का जहाज जलाने वालों को, फैसलाबाद में ISI का दफ्तर जलाने वालों को, हमला करने वालों को। हम ये समझते हैं कि किसी भी कानून के तहत जिसमें देखें ये प्रॉब्लम तो है, मैं भी बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ जी कि जो जैन कमर बात कर रहे थे कि उसमें अमेंडमेंट आ चुकी है, इसके लिए मुझे भी जरा मैं देखना चाहूंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाकिस्तान की पार्लिमान ये चाहती है कि जो 9 मई को हुआ, इन लोगों को जो दुरुस्त तौर पे उसमें मुलव्वस है करारे वाकई सजा दी जाए, ताकि आइंदा से जी पाकिस्तान का जो एक मोतबर इदारा है, जो पाकिस्तान की पाक अफवाज है, उनके जो दफातर को जलाया गया, वहां पे हमलावर हुए और जिन लोगों ने प्लानिंग करके इन लोगों को वहां पे भेजा, उनको एड दी, उनको इंस्टिगेट किया, उन सब लोगों का भी ट्रायल किया जाना चाहिए, होना चाहिए। और बिल्कुल ट्रायल, इस पे तो कोई बाजवा साहब, इस पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि जो अनासिर इसमें मुलव्विस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, और बहुत सारे बेगुनाह लोग भी इसमें हैं, इसके ऊपर भी नज़रसानी करनी होगी हुकूमत को, और ताकि इस तरह का कोई बंदा इसमें ना आए जो जिसने जुर्म नहीं किया लेकिन उसको सज़ा हो। बाजवा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। लियाकत शेरवानी साहब को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। लियाकत साहब, किस तरह देखते हैं ये पूरी सूरत-ए-हाल? बड़ी कशीदगी बरकरार है इस वक्त और इसमें कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही। इसी दौरान बातचीत हो रही है, शायद मुज़ाकरात हों, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, पसे पर्दा कुछ बातचीत हो भी रही है। आपको क्या लगता है कि इस पूरी सूरत-ए-हाल से कैसे निकला जाएगा? इस तरह सज़ाएँ तो होंगी और जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? और हालात, हुकूमत तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है, फ़ौज तो नज़र आ रही है, उन्होंने डिसीजंस ले लिए क्या करना है और क्या करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी ग्रिप आपको इन सारे हालात के ऊपर नज़र आ रही है? शेरवानी साहब, लियाकत शेरवानी साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? कोशिश करेंगे। शेरवानी साहब हमें सुन नहीं पा रहे। इस पे मज़ीद बात भी करेंगे कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, और ख़ास तौर पे जो ज़ैन सुमरो अभी बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ुद हुकूमत कहाँ थी इस पूरे अमल में, चाहे वो पंजाब की निगरान हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो ख़ुद इंट्रा पार्टी ट्रायल का आगाज़ करते, वो बात करते कि जो लोग हमारे साथ मुलव्विस हैं या बाहर से आए हैं, जो कि एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो हम तहकीकात करेंगे। ISPR को, फ़ौज को ये बात बोलने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, और अदालतें जब मौजूद हैं तो अदालतों की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया गया, हुकूमत की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और वज़ीर-ए-आज़म की भी का बयान हमें प्रेस रिलीज़, जब ISPR की प्रेस रिलीज़ आती है उसके बाद आधे घंटे के बाद वज़ीर-ए-आज़म को ये ख्याल आता है कि इस मुल्क में ये सारा सानिया हो चुका है और हमें भी अब इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है और एक जो एग्जीक्यूशन है की कमी है, वो क्यों है? शेरवानी साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही। लेकिन शेरवानी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, टेक्निकल इशू है, शेरवानी साहब तक हमारी आवाज़ सही तरह नहीं पहुंच पा रही। वक्त पर ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो शेरवानी साहब से भी बात करेंगे, बेग साहब से भी, और ख़ासतौर पे अब इस पूरे अमल का नतीजा क्या निकलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। TLP इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा दहशतगर्द जमात थी और दहशतगर्दी की उन्होंने, लेकिन हमने देखा कि 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने यहाँ सिंध में भी और पंजाब में भी सीटें जीती हैं। वो कश्मीर के इलेक्शंस में भी, GB के इलेक्शंस में भी इलेक्शन लड़े। किसी पार्टी को कालेदम करार देना किसी एक वाक़े की वजह से, क्या ये दुरुस्त होगा और ये पाकिस्तान को सूट करेगा, और पाकिस्तान की जो एक फेडरेशन है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।